नमस्कार मित्रों, जब भी भारतीय साहित्य में उपन्यास लेखन की बात आती है और विशेष रूप से जासूसी उपन्यास लेखन की बात, तो उसका इतिहास जो ही हम खोलना शुरू करते हैं, हम उस श्रेणी में सबसे पहले गोपाल दास गहमरी को हम लेते हैं कि जासूसी उपन्यासों की श्रृंखला उन्होंने आरंभ की थी। वस्तुतः बात ये थी उन दिनों में कि ज़्यादातर कृतियाँ समाज सुधार को लेकर और अन्य ऐसे विषयों को लेकर रची जाती थी जिन्हें कोई ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ने वाला नहीं मिलता था। और उस वक्त ये समस्या सबसे बड़ी प्रकाशकों के सामने भी थी और लेखकों के सामने भी और विद्वानों के सामने भी कि हमें ऐसे साहित्य को भी मान्यता देनी चाहिए जिस साहित्य को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखें। और इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया बाद में भी। उस वक्त लोगों ने देवकीनंदन खत्री, इनके उपन्यास जो अय्यारी और रोमांच से भरे हुए उपन्यास होते थे, उन उपन्यासों को पढ़ने के लिए चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और ये सारे, और भूतनाथ संतति उनकी संतानें, इन पर आगे परंपरा चलती रही। तो देवकीनंदन खत्री और गोपाल दास गहमरी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने उस काल में हिंदी सीखी, ये बात स्वीकार कर ली गई। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर को इनके समकालीन या इनसे भी थोड़ा सा वरिष्ठ एक हस्ताक्षर को अक्सर हम लोग कई बार पहले भूल जाते थे। अब उनका जिक्र आता है सामने तो उसके बाद याद आते हैं कि इस व्यक्ति ने भी हिंदी पढ़ने पर बहुत सारे लोगों को विवश किया। लोगों ने इस उपन्यासकार यानी कुशवाहा कांत के उपन्यासों को पढ़ने के लिए उर्दू भी सीखी और हिंदी भी सीखी, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी उर्दू लेखन से, लेकिन बाद में हिंदी में आ गए। कुशवाहा कांत के जो विषय थे वो भी अलग अलग विषय थे। उसमें सबसे बड़ा ये था कि जासूसी उपन्यासों से इन्होंने आरंभ किया और जासूसी उपन्यासों के बाद ये कुशवाहा कांत ये क्रांतिकारियों के जीवन पर भी उपन्यास लिखने लगे। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन पर भी कुछ एक सामान्य क्रांतिकारियों को नायक बनाकर उनके गिर्द भी उपन्यासों का एक जाल बुना और कथानक को रचा। और उस वक्त ये था कि लोगों के मन में दोनों बातें थी। एक तो लोग मोनोटनी को, जो स्थिरता आ गई थी ज़िंदगी में, उसको तोड़ना चाहते थे, और उसको तोड़ने के लिए जब तक उनके सामने कोई रोमांचकारी विकल्प ना हो वो क्या करें। और रोमांचकारी विकल्प देने में शुरुआत बेशक जासूसी उपन्यासों से हुई है, लेकिन इन सभी लेखकों ने जासूसी उपन्यासों के साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई जो कथाएं थी, जो नायक थे जुड़े हुए, उन सब पर भी उपन्यास लेखन का कार्य आरंभ किया। और उसमें उन दिनों मुझे याद है कि कुशवाहा कांत शायद सर्वाधिक बिक्री वाले लेखक के रूप में भी प्रख्यात थे कि इसकी जो भी किताब आती है कुशवाहा कांत की, वो हमेशा बिक जाती है। और कुशवाहा कांत की किताबों में सिर्फ जासूसी उपन्यास ही नहीं थे, बल्कि दूसरे अन्य भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पत्रकार भी थे, और पत्रकार होने के नाते से उनकी मान्यता ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब भी कभी मान्यता देने का प्रश्न सामने आता है तो उस वक्त समीक्षक लोग भी कई बार विषयों को गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने क्रांतिकारी साहित्य और जासूसी उपन्यास या अय्यारी उपन्यास, इनको भी साहित्य के खांचे में ढालने का प्रयास किया, तो जो मूल रूप से जो साहित्यिक जो मानदंड होते हैं उनका उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक सबसे बड़ी देन ये मानी जानी चाहिए इन तीनों की, गोपाल दास गहमरी की भी और देवकीनंदन खत्री की भी और कुशवाहा कांत की भी और उनके कुछ अन्य समकालीनों की। इन लोगों को पढ़ने के लिए लोगों ने भाषा सीखी। यह बहुत बड़ी बात होती थी कि भाषा सीखी जाए इन लोगों को पढ़ने के लिए,
और यदि ये परंपरा ना चलती तो मित्रों ये मुश्किल हो जाता हमारे लिए कि हम गोदान को कैसे पढ़ते, प्रेमचंद को कैसे पढ़ते। और ये परंपरा जब शुरू हुई पढ़ने का जब शौक़ जगा तो उस वक्त मानवीय संवेदनाओं से और मानवीय सरोकारों से जुड़े हुए उपन्यासों को भी लोगों ने बड़ी रुचि के साथ और उत्सुकता के साथ पढ़ा, क्योंकि उसमें भी सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ने की बात आती थी। जब सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध एक बगावत की गंध थोड़ी सी भी नथुनों में पहुंच जाए तो उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार, पढ़े बिना तो आदमी रह नहीं सकता। कुछ जीवन भर की थकान या जो ये लुका छिपी का खेल है कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन भी करो और बाद में छिपते फिरो, तो ये सारी की सारी जो यात्राएं हैं, अगर इनमें से गुज़रना है इन रास्तों से, तो ये भी ज़रूरी है कि कोई रुचिकर किस्म का साहित्य भी पढ़ लिया जाए ताकि ध्यान हटे और मस्तिष्क पर किसी भी क्षण कोई आतंक के बादल न छाएं। कुशवाहा-कांत ने मित्रों सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने आज के दिन ही जन्म हुआ था इनका, और ये 1915 की बात है जब जन्म हुआ था। मिर्ज़ापुर नामक एक स्थान उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रख्यात स्थल है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और कुल इन्होंने अपने जीवन में 35 उपन्यास लिखे। 35 वो उपन्यास हैं जो कि लोकप्रिय भी रहे और जिनकी मांग उन दिनों भी होती रही है और आने वाले दशकों में भी। ये समझिए कि ये साठोत्तरी के बाद भी ये उपन्यास प्रासंगिक रहे। ये 60-70 तक ये निरंतर चलते रहे और इन्हें खूब पढ़ा गया। और ये भी कहा जाता है कि उन दिनों में इनकी लोकप्रियता को देखकर ही ओम प्रकाश शर्मा जैसे अन्य जो लेखक थे, इब्ने सफ़ी, ये जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में उतरे और एक कीर्तिमान नया स्थापित ये हुआ कि कुशवाहा-कांत उन इन्हें गिने लेखकों में से थे जिनके उपन्यासों की जो प्रकाशन संख्या होती थी, मुद्रण संख्या, वो 1 लाख के आसपास होती थी। ओम प्रकाश शर्मा के बहुत सारे उपन्यासों ने तो वर्दी वाला गुंडा आदि उपन्यासों ने तो सारे कीर्तिमान ही ध्वस्त कर दिए थे। और कहा जाता है कि उनके तो प्रिंटिंग के आदेश जो थे, प्रिंट आउटर थे, वो भी 1.5 लाख 2 लाख से कम कभी होते नहीं थे। और एक उपन्यास उनका 5 लाख तक बिका। ये एक नए कीर्तिमान थे। आप ये मानकर चलिए कि आखिर किसी भी एक भाषा में कोई भी उपन्यास इतना ज़्यादा बिकता है तो आप उसके लेखक को दरगुजर कैसे कर देंगे, दृष्टिविगत कैसे कर देंगे। उसने आपको, आपकी पीढ़ी को भाषा पढ़ने की प्रेरणा दी है तो उसे आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। और कुशवाहा-कांत की यही खूबी थी कि एक और जासूसी उपन्यास, दूसरी ओर क्रांतिकारी साहित्य, दोनों ही अपने परिवेश को जम कर दिए। 35 उपन्यास दिए, 4 पत्रिकाएं निकाली और चारों अपने समय में बेहद लोकप्रिय पत्रिकाएं मानी जाती थी। उनमें एक मासिक पत्रिका थी नागिन, मुझे अब भी याद है। और ये इसमें श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं छपती थी। एक थी क्रांतिकारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चिंगारी में सिर्फ क्रांतिकारी जो क्रांतिवीर थे उनकी छोटी छोटी कथाएं और ये सामग्री जो उनसे जुड़ी हुई सामग्री वो छपा करती थी। इसी प्रकार से तीसरा था बिजली में एक बदलाव की लहर होती थी कि व्यवस्था को बदलो, इस बात का आह्वान इन्होंने बिजली पत्रिका के माध्यम से किया। लेकिन ऐसे व्यक्ति, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऐसे व्यक्ति समाज में उनके शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं। और शत्रु जब ज़्यादा हो जाएं तो 29 फरवरी 1952 को इनको बनारस में ही कबीर चौरा के पास कुछ गुंडों ने इन पर आक्रमण किया और उसी आक्रमण में इनका निधन भी हो गया, इनकी हत्या हो गई। चलिए, ये बात प्रसंग तो ये चलते रहेंगे, इनको याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इनके जो 35 उपन्यास जो छपे उनमें जो चर्चित ज़्यादा रहे, उनमें एक लाल रेखा बहुत चर्चित रहा अपने समय में, और पारस, जंजीर, ये उपन्यास बहुत इनको, विद्रोही सुभाष, उसके साजन, हमारी गलियाँ, खून का प्यासा, ये 3 खंडों में उपन्यास था। खून का प्यासा प्रथम भाग,
खून का प्यासा का दूसरा भाग रक्त मंदिर के नाम से छपा और तीसरा भाग दानव देश के नाम से छपा। उसके बाद गोल निशान, उड़ते उड़ते और पराजिता, काला भूत, कैसे कहूँ, ये रचनाएं तीनों अलग अलग विषयों को लेकर थीं। एक जासूसी, दूसरे क्रांतिकारी और तीसरे रोमांचकारी और रोमानी। तो एक प्रकार से तीनों अलग अलग विधाओं में इन लोगों ने निरंतर लिखा। और ये मानिए कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा लिखता है उसकी ज़िंदगी जो बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती। ये 1918 में इनका जन्म है और 1952 में ये चले गए, तो इतनी सी अवधि में इन्होंने जो कुछ दे दिया वह इनको अमरत्व प्रदान करने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।